हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिटायरमेंट सेविंग्स के बारे में और उससे जुड़े एक ऑप्शन एनपीएस के बारे में। सो रिटायरमेंट सेविंग को समझने के लिए हम थोड़े से डिटेल में जाएंगे, फिर हम एनपीएस के ऊपर आएंगे। सो रिटायरमेंट सेविंग की अगर हम बात करें तो ये हर एक इंडिविजुअल का प्लानिंग में एक थॉट ऑफ डिस्कशन में हमेशा से बना रहता है कि रिटायरमेंट सेविंग कैसे की जाए, चाहे वो कोई एक 20 ईयर्स का पर्सन हो या 30 का हो या 40 का हो। एंड इनफैक्ट जितना हमारा एज बढ़ता जाता है ये क्वेश्चन हम बार बार अपने से पूछते हैं कि आखिर कहाँ इन्वेस्ट करें ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे फिनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। बट इसमें बहुत सारे अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं। उस थॉट प्रोसेस के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको ये सब चैलेंजेस इस तरह से समझ में आएगी कि जब हम अर्ली एज में होते हैं, अगर एग्जांपल ले, अगर हम 20 के एज में हैं तो लगता है कि हम बहुत जल्दी इस बारे में सोच रहे हैं, अभी तो पूरी उम्र बची हुई है। सिमिलरली जैसे जैसे एज बढ़ता है, अगर हम 30s में जाते हैं तो फिर फैमिलीज के इश्यूज अपने सामने आने लगते हैं, फिर चाइल्ड एजुकेशन, फिर ऐसे करते करते फाइनली हम उस एज तक पहुंच जाते हैं जिसको एक प्लानिंग के हिसाब से अगर सोचा जाए तो हम 60s कहते हैं, जिसको रिटायरमेंट का एज कहते हैं। एक्चुअली ये ओल्ड थॉट है 60s, बट हम कैलकुलेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर चलते हैं तो हम 60 कंसिडर करके चलेंगे। सो 60 तक आते आते ये लगता है कि बहुत लेट हो गया है। क्यों ऐसा लगता है या इसके रीजंस क्या हैं? अगर आप उसको फाइनेंशियल वे में समझने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि जितनी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट सेविंग, उतना ही बेनिफिशियल होता है ये जो अपना सेकेंड एंडिंग जिसको बोलते हैं लाइफ में, उसको प्ले करने के लिए। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम के ही साइट पे ले चलते हैं और यहाँ पे पेंशन कैलकुलेटर का ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अपना कॉर्पस चेक कर सकते हैं, अपना पेंशन चेक कर सकते हैं, आपका मंथली कंट्रीब्यूशन कितना होगा, उसका कितना इफेक्ट आएगा, आप ये सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कशन इसलिए स्टार्ट किया था कि एज का क्या डिफरेंस आता है, क्या फ़र्क आता है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के, आपके कॉर्पस का क्या आता है, उसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर के चेक करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कोई 40 ईयर्स का पर्सन है जो कि अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है। 40 ईयर्स का पर्सन अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ, एक हाइपोथेटिकली एक डेट ऑफ बर्थ सेट किया और हमने ये कैलकुलेशन स्टार्ट की। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 40 ईयर का जो पर्सन है वो 5,000 रुपीज पर मंथ सेव करेगा फॉर रिटायरमेंट पर्पस, जिससे कि उसका कॉर्पस क्रिएट होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड वो पेंशन ले पाएगा। अगर 40 साल का कोई है, 60 साल तक इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली 20 साल का उसका टोटल टेनर होगा इन्वेस्टमेंट को लेकर के। 20 साल तक उसने इन्वेस्ट किया। अब अगर हम कहीं भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो एक जनरल थॉट सबके दिमाग में ऐसे भी आता है, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें रिटर्न कितना आएगा। तो रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे भी इसको आप समझे, हम यहाँ पे हाइपोथेटिकली 10% लेकर के चल रहे हैं, बिकॉज पैसा जो इन्वेस्ट होगा वो इक्विटी मार्केट में भी हो सकता है, डेट मार्केट में भी हो सकता है। कहने का मतलब गारंटेड फंड में भी हो सकता है, नॉन गारंटेड फंड में भी हो सकता है। एवरेज आउट करके हम रिटर्न 10% मान करके चल रहे हैं, जिससे कि ये इन्वेस्टमेंट हम करेंगे और अपना रिटर्न इस पे 10% के हिसाब से फेच करेंगे। अब हमने पैसा सेव किया, करते गए। अब ये 5,000 को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, कैलकुलेशन समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल और लेते हैं कि हमने इस पूरे टेनर में सपोज 100 रुपए हमने सेव किए। तो 100 रुपए हमने सेव किए, इस 100 रुपए का आगे क्या है एक्सप्लेनेशन, वो अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा कि आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर 40%। तो अभी ये यहाँ पे आएगा कि एन्युटी क्या होता है और ये 40% का क्या मतलब है, इसीलिए मैंने ये 100 रुपीज का एग्जाम्पल लिया है। अभी एन्युटी कहने का मतलब ये है, जो भी पैसा हमने पूरे टेनर में जमा किया, फॉर एक कॉर्पस हमने क्रिएट किया फॉर रिटायरमेंट पेंशन, तो वो जो कॉर्पस है वो पूरा का पूरा कॉर्पस मुझे यूज करना है पेंशन लेने के लिए, या उसमें से कुछ पार्ट पेंशन के लिए यूज करना है और कुछ पार्ट मुझे उस समय जो पैसों की जरूरत होगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में भी हो सकता है कि आपने कुछ सोच रखा हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, जिसके लिए पैसे की उस समय तत्काल रिक्वायरमेंट हो। तो वो पूरा पैसा हम किस तरह से यूटिलाइज करने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट हम एन्युटी के थ्रू समझते हैं। तो जो पैसा हम पेंशन के लिए साइड करेंगे, उस पैसे को हम एन्युटी परचेज करने के लिए यूज करेंगे। एन्युटी भी एक तरह का फंड है जो आपको पेंशन प्रोवाइड करता है, इस पे भी कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ रिटर्न मिलता है और उसके थ्रू वो आपको पेंशन प्रोवाइड करता है।
तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 40% का एन्युटी परचेज का रखा गया है। तो ये 100 अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं तो 100 में से 40 रुपए जो है वो हमने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया एन्युटी परचेज करने के लिए, और ये जो 60 रुपए था, ये 60 रुपए हमने लमसम में विड्रॉ कर लिए अपने बाकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इसीलिए मैंने ये 100 लिया था। अभी हम इसको 100 को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम चलते हैं 5000 रुपीज से हमने स्टार्ट किया था। सो 5000 हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मंथ। 20 साल तक हमने इन्वेस्ट कर लिया 10% से। उसमें से जो भी पैसा मेरा कॉर्पस 60 में बनेगा उसका 40% मैं एन्युटी परचेज करने के लिए यूज कर लूंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और आएगा कि ये 40 से नीचे भी कर सकते हैं कि 40 के ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा है कि हम एनपीएस कैलकुलेटर में हैं, और एनपीएस जो सिस्टम बना हुआ है, जो कि एक ऑप्शन है रिटायरमेंट के लिए, उसमें आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर एन्युटी परचेजेस 40% डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड पैटर्न है। तो आपको 40% तो करना ही होगा। आप उसके ऊपर जितना चाहें कर सकते हैं, आप 40, 50, 60, 100% तक भी आप वहां पे आप एन्युटी परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40% मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है एन्युटी के लिए वो हमने सेट किया है। अब जैसे मैंने बोला ये री इन्वेस्टमेंट है, सो री इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब ये हो रहा है कि वो भी कुछ रिटर्न देगा जिसके थ्रू पेंशन मिलने वाला है। तो हम मान के चलते हैं कि वो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें रिटर्न फेच करेगा और हमें पेंशन देगा। सो ये पूरे कैलकुलेशन में अब हम आते हैं कि हमने कितना इन्वेस्ट किया, हमने कितना कॉर्पस जमा किया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बता रहा है, जो कि हमने 12 लाख रुपए का हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, जिसका रिटर्न जो है, जो कॉर्पस टोटल क्रिएट हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 38 लाख का कॉर्पस क्रिएट हुआ है। ये हम यहाँ पे लिख करके रख लेते हैं, ये आपको आगे समझने में काम आएगा। तो ये 12 लाख का हमने इन्वेस्ट किया था, और ये यहाँ पे हमें 38 लाख रुपीज का कॉर्पस क्रिएट हुआ। ठीक है, अभी हम, जैसा कि मैंने कहा कि हम एज के इफेक्ट को समझेंगे हम इन्वेस्टमेंट पैटर्न में। अब हम एज को चेंज कर देते हैं। अब ये 30 ईयर्स के पर्सन पे हम चेक करते हैं, तो 30 ईयर का पर्सन सेम इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या फर्क होता है। सो 30 ईयर का पर्सन है जिसने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट किया, वो 40 ईयर वाले से 10 साल पहले स्टार्ट किया, 5,000 रुपये ही इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे उसको टाइम थोड़ा सा इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा मिल रहा है, सो 20 की जगह वो 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सेम रखा, एन्युटी परचेज हमने सेम रखा, एन्युटी का भी जो रेट है वो भी हमने सेम रखा है 6% के लिए। तो ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब हम देखते हैं कि इफेक्ट कहाँ पे आ गया है। सो इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो पहले केस में हमें 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, इस केस में 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। और कॉर्पस पे कितना इफेक्ट आया है वो यहाँ पे चेक कर लीजिए। पहले केस में हमें 38 लाख का कॉर्पस क्रिएट हो रहा था, अभी ये 1.13 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। सो आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं अर्ली स्टार्ट करने से कॉर्पस पे कितना फर्क पड़ता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, चाहे वो रिटायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल नीड से रिलेटेड हो, चाहे आपका वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड हो, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे मार्केट में, और आपका कॉर्पस पे वो इफेक्ट कंपाउंडिंग वे में इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहाँ 38 लाख है, कहाँ 1.13 करोड़ है। ये हो गया है एज का इफेक्ट। सेकंड, एन्युटी का इफेक्ट भी हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे मैंने बोला, जो 40% हम एन्युटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हमने इस पोर्शन को चेंज किया, अब ये 40 को हमने बढ़ा करके 50% कर दिया, ठीक है। सो 50% करने के बाद अभी आप देखेंगे 50% हमने एन्युटी के लिए यूज किया और 50% हमने लमसम के लिए यूज किया। लमसम कहने का मतलब जो हमने 60 में निकाल लिया अपने बाकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे आप पेंशन अमाउंट देखेंगे 28,492 रुपीज का पेंशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। यही जब हमने 40% लिया था तो ये पेंशन अमाउंट कितना था, 22,000 का। यही अगर हम 100% लेंगे तो पेंशन अमाउंट कितना हो जाएगा, 56,000। सो एन्युटी एक्चुअली आपके पेंशन को अफेक्ट करेगा, जो आप कितना परसेंट आप रख रहे हैं एन्युटी के लिए और कितना परसेंट आप रख रहे हैं लमसम के लिए। एज का पेंशन पे क्या इफेक्ट है, अब 91 को हम फिर से एक बार 81 पे लेकर के चलते हैं। 7,657, वहां पे 22,000 का पेंशन था, यहाँ पे 7,600 का पेंशन है। सो ये ओवरऑल अगर आप पूरा का पूरा वीडियो अगर समझ रहे होंगे या एग्जांपल से आप देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे इन्वेस्ट करना रिटायरमेंट से रिलेटेड, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड,
उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम आगे चलते हैं और हम एनपीएस के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एनपीएस। जैसा कि मैंने आपको बोला, जो एनपीएस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके नाम से ही आपको क्लियर लग रहा होगा कि ये इसका मतलब क्या है। ये एक नेशनल पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस ये था कि पहले के टाइम में गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को एक पेंशन देती थी जो रिटायरमेंट के बाद उसका सेकेंड इनिंग के लिए यूज में आता था। बट 2004 में गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि इसके बाद जो भी ज्वाइनिंग है उसमें हम पेंशन नहीं देंगे। तो इनिशियली उनके लिए गवर्नमेंट ने एनपीएस सिस्टम लॉन्च किया था। बट लेटर ऑन जाकर के एनपीएस को सबके लिए ओपन कर दिया गया। 2009 में ही ये सारे इंडियन जो भी सिटीजन है उनके लिए ओपन किया गया था, जो कि 18 से 65 ईयर्स के एज में थे। और बाद में जाके इसको ओसीआई एंड पीआईओ के लिए भी ओपन कर दिया गया। एनआरआई हो, ओसीआई हो, पीआईओ हो या इंडियन सिटीजन हो, कोई भी इंडिविजुअल एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता है। नॉन इंडिविजुअल नहीं करेगा, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। कोई भी इंडिविजुअल इसमें कर सकता है। अगर अभी इसमें आगे का हम देखेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी अगर फ्रेमवर्क गवर्नमेंट लॉन्च करता है या इन जनरल भी अगर एग्जिस्टेंस में आता है तो एक रेगुलेटर की जरूरत होती है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एनपीएस को रेगुलेट करता है। इस तरह से एनपीएस फॉर्म हो गया और एनपीएस फॉर्म होने के बाद ये लोगों के सामने रखा गया कि आप एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। वो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रो होगा। 60 तक जब आप पहुंचेंगे तो वो जो पूरा का पूरा पैसा है वो आप अपने चॉइस के हिसाब से मिनिमम 40% आप इन्वेस्ट करेंगे एनविटी परचेस करने में, बाकी आप लमसम में यूज कर सकते हैं और वो आपको पेंशन देता रहेगा। एनपीएस जब बनाया गया तो एनपीएस को बनाने के लिए ये कोई एक कंपनी वाली बात नहीं रखी गई थी। यहाँ पे बहुत सारे एंटिटी, बहुत सारे इस आर्किटेक्चर में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आपने पीएफआरडीए समझ लिया आपने, ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। फिर एक ट्रस्ट बनाया गया बिकॉज बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे मास इससे जुड़ने वाले हैं। टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइबर इसको ट्रस्ट के फॉर्म में लाया गया। अब ये एनपीएस का जो भी आपको सर्विसेज मिलना है, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो पॉइंट रहेंगे उसको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस बोला गया, जो कि बहुत सारे बैंक हो सकते हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। उसके हिसाब से ये पॉइंट ऑफ प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट आया। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को लाया गया। और पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो कोई ना कोई फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस फंड को मैनेज करने के लिए पेंशन फंड मैनेजर को लाया गया। और इन सब के साथ सब्सक्राइबर ये सारे मिलकर के एक एनपीएस इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं। एनपीएस में आपने इन्वेस्ट किया, इतने सारे चीजें हैं जो कि आपको पूरे के पूरे इसके बेनिफिट्स को आप तक पहुंचाते हैं। अब हम समझते हैं जब हम एनपीएस में एंटर कर रहे हैं, हम एनपीएस के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट कैसे करेंगे। जैसा कि आप समझते हैं कि पैसा अगर हमें कहीं रखना है तो हमें एक अकाउंट ओपन करना होता है। तो एनपीएस के अंदर भी अगर आपको एंटर करना है तो आपको अकाउंट ओपन करना होगा। तो एनपीएस ने इस टाइप में एनपीएस ने इन्वेस्ट करने के लिए दो टाइप के अकाउंट प्रोवाइड किए हैं। एक को हम टीयर 1 अकाउंट बोलते हैं और सेकंड को हम टीयर 2 अकाउंट बोलते हैं। तो एनपीएस टीयर 1 अकाउंट वो अकाउंट है जो कि बाय डिफॉल्ट आपको ओपन करना ही होता है। मतलब जैसा कि आप अगर एनपीएस में एंटर कर रहे हैं, आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है, तो जो प्राइमरी अकाउंट होगा, जो पहला अकाउंट आपका होगा, वो बाय डिफॉल्ट आपका टीयर 1 अकाउंट होगा। टीयर 2 अकाउंट आप तभी ओपन कर सकते हैं जब आपके पास टीयर 1 अकाउंट है। टीयर 1 प्राइमरी अकाउंट हो गया। ये आपको 60 साल के एज तक रन करना होगा, क्योंकि हम पेंशन के बारे में बात कर रहे हैं और एनपीएस एक पेंशन स्कीम है। 60 ईयर्स के एज तक ये अकाउंट आपको रन करना होता है एनपीएस का। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 500 रुपए का मिनिमम कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना होता है एंड उसके बाद हर साल आपको मिनिमम 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करना होता है। बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। अगर आप एनपीएस सब्सक्राइब करते हैं, एनपीएस में अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप मेंटेन भी कर सकते हैं इसको। जो मेन बेनिफिट है, जो आधा लोगों को, जो मैक्सिमम लोगों को, इनफैक्ट आधा नहीं मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो टैक्स बेनिफिट। एनपीएस में 1.5 लाख एटीसी में आता है और 50,000 एटीसीसीडी में आता है। ये 50,000 जो फैक्टर है, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है टैक्स सेविंग पर्पज से। एनपीएस एक टैक्स सेविंग ऑप्शन भी है जो आज के डेट में काफी पॉपुलर है लोगों के बीच में, क्योंकि 1.5 के बाद जो उनको ऑप्शन दिखता है उसमें 50,000 यहाँ पे दिखता है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बोला, जो ये एक लॉक्ड अकाउंट होगा, आप 60 साल तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं।
कुछ सर्टेन कंडीशंस में विड्रॉल अलाउड हैं, बट इन जनरल आपको 60 साल तक पैसा रखना है। 60 साल के बाद जो कॉर्पस बनेगा, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे, जो कैलकुलेशन में देखे थे हमने, जो हम उसमें से जो पैसा कॉर्पस बनता है उसमें से कुछ एन्युटी परचेस करते हैं, जैसे मिनिमम 40% एन्युटी परचेस करते हैं, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, 40 के ऊपर आपको जितना करना है। सो वो हम वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे 40 में, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम पेंशन अर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो ये ओवरऑल लुकअप है अगर आप टीयर 1 अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं तो। टीयर 2 में जब हम आते हैं तो ये वॉलेंटरी अकाउंट है, ये 1 के बाद ही आप ओपन कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने बोला। ये जो है एक तरह का म्यूचुअल फंड सिस्टम है। एनपीएस ऐसे भी अगर आप देखेंगे टीयर 1 है या टीयर 2 है, जो पैसे का इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो म्यूचुअल फंड को फॉलो करता है। आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होता है, इनफैक्ट मिक्सचर में इन्वेस्ट होता है एज पर ये चीज़ हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि पैसा किस तरह से फंड में इन्वेस्ट होता है, किस तरह के एसेट क्लास अवेलेबल हैं। इसमें जो भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे एनपीएस टीयर 2 में, ये आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं देगा। ये एक सिंपल है, आप पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, पैसा म्यूचुअल फंड के हिसाब से ग्रो होगा एंड यू कैन अर्न ऑन दैट। इसमें कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टीयर 1 और टीयर 2 को लेकर के। एनपीएस को और समझने के लिए आपको उसके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझना होगा, फंड मैनेजर्स को समझना होगा, एसेट क्लास को समझना होगा, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझना होगा। तो ये सब हम आगे के सीरीज में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेंदी होता जाएगा। आप एक साथ इतना कुछ देखेंगे तो फिर लगेगा कि नहीं बहुत ही लेंदी हो रहा है वीडियो। सो इसको हम अगले सीरीज में लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे के सीरीज में इसके बारे में भी बताएंगे। एंड देन आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो मेरे चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे जरूरी अगर कोई डाउट बचा रहता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को वहां से दूर करूंगा। इसके अलावा अगर आपको और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए या कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ।